आज का हमारा टॉपिक है बेटा चार्ज। हमने कई जगह पढ़ा, जहां जहां लोन की बात आई वहां हमने बात की चार्ज की, कि असेट पे चार्ज होता है। ठीक है, असेट पे चार्ज, जब भी आप कोई असेट गिरवी रखते हो तो असेट पे चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो वो चार्ज क्या होता है और उस चार्ज को कैसे रिकॉर्ड करना होता है वो आपको कौन बताता है? वो आपको ये सेक्शन बताएगा। ठीक है साहब, तो हम बात करते हैं चार्ज ऑन असेट। चार्ज ऑन असेट, हाँ मुझे पता है बेटा कि डिपॉजिट बाकी है, वो अपन एक्चुअली उसको अपन एक अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर और जीडीआर, वो अपन अलग से टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे एक ही क्लास में। ठीक है, वो मुझे ध्यान है बेटा। उसे डिपॉजिट का पार्ट ना पड़ता है, उसे डिपॉजिट का पार्ट ना बना के अपन अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। एक सेकंड, चलिए सर, चार्ज ऑन असेट, हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है चार्ज ऑन असेट। चार्ज ऑन असेट, सर कहां से बात करेंगे? इसकी बात करेंगे बेटा सेक्शन नंबर 77 से 87। सर इतनी सारी सेक्शन से इससे रिलेटेड? हाँ बेटा, सेक्शन नंबर 77 से सेक्शन नंबर 87 तक की बात हम चार्ज में करेंगे। ठीक है सर, क्या क्या कहता है ये सेक्शन, हमें बेसिकली क्या क्या बताता है वो आप बता दीजिए। चलिए साहब, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहता हूं, चार्ज मीन्स, चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब क्या होता है? तो चार्ज का मतलब है साहब राइट ऑफ क्रेडिटर, कि क्रेडिटर का राइट होना, क्रेडिटर का चार्ज होना। अब वो आपकी किसी असेट पे, किसी प्रॉपर्टी पे, किसी मशीन पे, किसी भी चीज पे हो सकता है, राइट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर को जो राइट मिल गया वो क्या कहलाता है? वो चार्ज कहलाता है। ठीक है सर, क्रेडिटर को जो राइट मिल गया उसको हमने चार्ज कह दिया। आगे चलते हैं, अब बात आती है कि साहब इस चार्ज को कहीं पे रिकॉर्ड भी कराना पड़ेगा क्या? क्या चार्ज को कहीं पे रजिस्टर कराना पड़ेगा या चार्ज को कहीं पे रिकॉर्ड कराना पड़ेगा? चलिए देखते हैं कि कहीं पे रिकॉर्ड कराना पड़ेगा क्या। तो सबसे पहली सेक्शन, सेक्शन नंबर 77। 77 क्या कहता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद आरओसी। जैसे ही आपने कोई लोन लिया, लोन लेने के बाद उस पर कोई एसेट गिरवी रखी है या एसेट गिरवी रख के लोन लिया, तो जिस दिन आपने असेट गिरवी रखी है वो असेट पे चार्ज क्रिएट हुआ है, आपको आरओसी को रजिस्टर कराना पड़ेगा चार्ज कितने दिन में? 30 डेज में। तो देखो क्या कहता है, ये कहता है चार्ज वंस क्रिएटेड, चार्ज वंस क्रिएटेड ऑन any property
किसी भी प्रॉपर्टी पे और किसी अदर असेट पे और अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मतलब आपका कोई दूसरा बिजनेस है, आपका कोई दूसरा बिजनेस और है, उस पे चार्ज किया भाई वो बिजनेस हम आपको दे देंगे। ठीक है साहब। वेदर 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 इन और आउटसाइड इंडिया। अब हो सकता है वो असेट वो प्रॉपर्टी इंडिया में हो सकता है वो असेट वो प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ द कंपनी, कंपनी की होनी चाहिए साहब। मस्ट बी रजिस्टर्ड, मस्ट बी रजिस्टर्ड, must be registered with ROC by submitting, by submitting। क्या करना पड़ेगा? by submitting। क्या सबमिट करना पड़ेगा? ध्यान से देखना बेटा। फॉर्म CHG1, CHG1। या फिर फॉर्म CHG9, फॉर्म CHG1 या फिर फॉर्म CHG9, दोनों में से कोई ना कोई एक फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा, CHG1 या CHG9। सर CHG कब सबमिट, 1 कब सबमिट करना पड़ेगा? चार्ज होल्डर अदर देन डिबेंचर होल्डर, मतलब जो चार्ज किया गया है अदर देन डिबेंचर्स, चार्ज होल्डर अदर देन डिबेंचर्स। और यहां पे लिख दो डिबेंचर होल्डर्स, ऐसे लिख दो डिबेंचर होल्डर्स। चार्ज क्रिएटेड और चार्ज क्रिएटेड बाय डिबेंचर होल्डर्स, ये लो सब। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर कंपनी ने अपनी कोई भी असेट, कोई प्रॉपर्टी, कोई भी चीज अगर गिरवी रखी है, चार्ज क्रिएट किया है किस पे? किसी से लोन लेके, लेकिन डिबेंचर के बदले में नहीं, लोन डिबेंचर इश्यू नहीं किए, लोन लिया है, बोरोइंग्स की है, कुछ भी किया है, बैंक से लिया है, किसी और पर्सन से लिया है, तो उनको आरओसी को फॉर्म नंबर CHG1 सबमिट करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने डिबेंचर इश्यू किया है और डिबेंचर के बदले में चार्ज क्रिएट हुआ है, तो भैया फिर आपको फॉर्म नंबर CHG9 सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, यहां तक की बात सभी को क्लियर है। अब आता है टाइम लिमिट। टाइम लिमिट कितने टाइम में करना पड़ेगा भाई? कितने टाइम में करना पड़ेगा? विद इन 30 days, विद इन 30 days of creation of charge, within 30 days of creation of charge।
विद नॉर्मल फीस। ये लो साहब, तो ये कहता है कि कंपनी को 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को इनमें से जो भी फॉर्म अप्लीकेबल हो वो फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर। ठीक है साहब। अगर 30 डेज में नहीं करते हो, अगर 30 डेज में नहीं करते हो तो क्या होगा? नेक्स्ट 30 डेज, 30 डेज में नहीं करते हो तो कब कर दो साहब? नेक्स्ट 30 डेज में विद एडिशनल फीस। एडिशनल फीस जमा करा के नेक्स्ट 30 डेज में कर दो। एडिशनल फीस जमा करा के नेक्स्ट 30 डेज में कर दो। अब साहब कंपनी नेक्स्ट 30 डेज में भी नहीं करती है तो फिर कहता है नेक्स्ट 60 डेज में कर दो। नेक्स्ट 60 डेज का मतलब उसमें क्या करना पड़ेगा? विद वर्ड समझ लेना, वर्ड समझ लेना, एड वेलोरम, एड वेलोरम, ADVALORAM, ADVALORM, एड वेलोरम फीस। एड वेलोरम फीस का मतलब होता है भैया आप पे एडिशनल एक्स्ट्रा जितना बड़ा लोन होगा, जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी बड़ी फीस लगेगी। जैसे नॉर्मली तो हम कहते हैं कि साहब एक एप्लीकेशन लगानी रहती है, मान लो 100 रुपए की एप्लीकेशन है, 1000 रुपए का लोन है तो भी 100 रुपए की एप्लीकेशन लगा दो, 10,000 का लोन है तो भी 100 की लगा दो, 10 लाख का है तो भी 100 लगा दो, नॉर्मल फीस होगी साहब। एडिशनल कुछ ज्यादा हो जाएगी। और एड वेलोरम, एड वेलोरम का मतलब क्या है? भैया आपका जितना बड़ा अमाउंट होगा उसके हिसाब से फीस बढ़ती जाएगी, तो उसके हिसाब से आप पे फीस लगेगी, फिर नॉर्मल या एडिशनल नहीं लगेगी, आपको 60 दिन और मिल जाएंगे। और फिर भी नहीं कराते हो तो भैया फिर चार्ज क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फिर चार्ज क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, उसे सिक्योर्ड नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत है इसमें भाई? चलिए अब आता है, मान लो बेटा, मान लो, मान लो कंपनी ने असेट गिरवी रखी। असेट गिरवी किसने रखी? कंपनी ने। असेट गिरवी रखी कंपनी ने, सिक्योर्ड हो गया। सिक्योर्ड कौन हुआ? जिसने लोन दे रखा था। अब मान लो भाई कंपनी चार्ज को रजिस्टर नहीं कराती है, कंपनी चार्ज को रजिस्टर कराती नहीं है, तो प्रॉब्लम किसको होगी? थोड़े दिन बाद वो सिक्योर्ड नहीं रहेगी असेट, तो प्रॉब्लम कंपनी को है या प्रॉब्लम लोन देने वाले को है? प्रॉब्लम कंपनी को है या प्रॉब्लम लोन देने वाले को है? लोन प्रोवाइडर को। प्रॉब्लम है लोन प्रोवाइडर को। तो अगर कंपनी 30 डेज में, अगर कंपनी 30 डेज के अंदर लोन को रजिस्टर नहीं कराती है, चार्ज को रजिस्टर नहीं कराती है, तो चार्ज होल्डर के पास, तो चार्ज होल्डर के पास एक राइट आ जाएगा, चार्ज होल्डर के पास राइट आ जाएगा कि वो भी आरओसी को अप्लाई कर सकता है, वो भी आरओसी को अप्लाई कर सकता है कि साहब मेरा इस असेट पे चार्ज है, आप इसे रजिस्टर कर दीजिए, मेरा इस असेट पे चार्ज है, आप इस चार्ज को क्या कर दीजिए? रजिस्टर कर दीजिए। चलिए साहब, तो फटाफट से सभी ने नोट कर ली सेक्शन 77, सेक्शन 77 सभी ने नोट कर ली? हटा दूं? सेक्शन 78, सेक्शन 78, सेक्शन 78, सेक्शन 78 क्या कहता है?
चार्ज होल्डर एप्लीकेशन, चार्ज होल्डर एप्लीकेशन टू आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। चार्ज होल्डर ने एप्लीकेशन लगाई है। अब चार्ज होल्डर एप्लीकेशन कब लगाएगा, क्या क्या कंडीशन होगी, ध्यान से देखिए। तो ये कहता है इफ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर the charge, if company fail to register the charge within 30 days of creation of charge, ये लो सर। तो अगर कंपनी 30 डेज में चार्ज को रजिस्टर नहीं कराती है तो चार्ज होल्डर खुद आरओसी के पास जा सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है कि साहब मेरे चार्ज को क्या कर दो, रजिस्टर कर दो। तो सर उसको कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे, बेटा जो फॉर्म कंपनी को भरने थे ना वही फॉर्म चार्ज होल्डर भर के दे देगा, वही फॉर्म चार्ज होल्डर भर के दे देगा। तो हम आगे कहते हैं देन चार्ज होल्डर gets an application, then charge holder gives an application for register of charge with ROC by submitting फॉर्म नंबर CHG1 और 9, जो भी अप्लीकेबल हो, चाहे 1 अप्लीकेबल है चाहे 9 अप्लीकेबल है, एज द केस में भी, ये लो सर। अब क्या ऐसे भी कोई भी आदमी जाके CH1 भर देगा, नहीं साहब, along with instrument creating charge on payment of एडिशनल फीस, ये लो सर। तो देखो पहले 30 डेज तो चले गए, नॉर्मल फीस वाला टाइम तो चला गया। अब अगर कंपनी अप्लाई करती तो भी एडिशनल फीस देनी होती, तो चार्ज होल्डर जाएगा तो क्या करना पड़ेगा साहब, चार्ज होल्डर फॉर्म नंबर CHG1 लेके जाए या CHG9 लेके जाए, अगर वो डिवेंचर होल्डर है तो CHG9 लेके जाए, ठीक है। और साथ में इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज का मतलब क्या है भाई, पता कैसे चलेगा, आप चार्ज होल्डर हो तो आप अपना एग्रीमेंट लेके जाओ कंपनी के साथ कि कंपनी ने देखो ये एसेट मुझे गिरवी रख रखी है, किसके साथ, एडिशनल फीस तो जमा करानी पड़ेगी साहब, अगर फीस जमा नहीं कराओगे तो आपसे वो डिपार्टमेंट वाले बात ही नहीं करेंगे, ठीक है साहब। चलिए फिर आगे क्या बोलता है भाई, ये फीस देना चार्ज होल्डर की ड्यूटी थी या कंपनी की ड्यूटी थी, भाई ये फीस किसके जेब से लगनी चाहिए थी, एक्चुअल में ये फीस चार्ज होल्डर के जेब से लगनी चाहिए थी या कंपनी के जेब से लगनी चाहिए थी, ये जो फीस चार्ज होल्डर कंपनी के जेब से, तो हम कहते हैं कि फीस पेड बाय
चार्ज होल्डर, फीस पेड बाय चार्ज होल्डर कैन बी रिकवर्ड बाय हिम फ्रॉम कंपनी। तो चार्ज होल्डर ने जो फीस पे की है, चार्ज होल्डर उस फीस को रिकवर कर सकता है। किससे रिकवर कर सकता है? कंपनी से कर सकता है। अच्छा एक बात और बताओ, चार्ज होल्डर ने जाके एप्लीकेशन लगा दी, क्या चार्ज होल्डर के एप्लीकेशन लगाते ही, क्या चार्ज होल्डर के एप्लीकेशन लगाते ही आरओसी मान लेगा और आरओसी उस चार्ज को रजिस्टर कर देगा क्या? जैसे ही चार्ज होल्डर गया, एप्लीकेशन लगाई और आरओसी मान के रजिस्टर कर देगा क्या? या कुछ और भी करेगा? क्या उसे कंपनी से वेरीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या उसे कंपनी से पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए कि भैया आपने अभी तक चार्ज को क्यों रजिस्टर नहीं कराया है? चार्ज होल्डर हमारे पास एप्लीकेशन लेके आए। बिल्कुल। तो जैसे ही ऐसी कोई एप्लीकेशन लगाई जाएगी, आरओसी सेल इश्यू ए शो कोज नोटिस टू कंपनी गिविंग 14 days time to reply the 14 days time to reply। शो कोज का मतलब रीजन तो ऑटोमेटिकली हो गया। तो ये कहता है कि आरओसी कंपनी को नोटिस इश्यू, शो कोज नोटिस इश्यू करेगा कि 14 डेज में रिप्लाई दीजिए साहब, 14 डेज में रिप्लाई दीजिए। अब रिप्लाई देने का मतलब क्या है? बताइए आपने चार्ज को क्यों रजिस्टर नहीं कराया है और चार्ज होल्डर हमारे पास क्यों एप्लीकेशन लेके आया है। ठीक है साहब। फिर इफ नो रिप्लाई, अगर कम और नॉट सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई, या फिर रिप्लाई किया है तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो वो क्या कर देंगे? रजिस्टर कर देंगे। तो आरओसी क्या कर देगा साहब? चार्ज को रजिस्टर कर देगा। ठीक है। तो देखो सेक्शन 77 में बात की थी कि कंपनी आरओसी को एप्लीकेशन लगाती है। सेक्शन 78 कहता है कि कंपनी ने आरओसी को एप्लीकेशन नहीं लगाई, कंपनी ने आरओसी को एप्लीकेशन नहीं लगाई, तो चार्ज होल्डर कंपनी के पास पहुंच गया, चार्ज होल्डर कंपनी के पास पहुंच गया, साहब मैं लगा देता हूं एप्लीकेशन, चार्ज को क्रिएट कर दीजिए, उनका क्या जाएगा, मैं अनसिक्योर्ड हो जाऊंगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर 30 डेज में कंपनी नहीं आती है तो आप आ जाओ, कोई बात नहीं है। फॉर्म नंबर CHG 1 या 9 लेके आना, अपना इंस्ट्रूमेंट लेके आना, मतलब एग्रीमेंट लेके आना, और फीस लेके आना। वो कहता है साहब सब ले आया। फिर वो फीस देने के बाद कहता है ये फीस मैं कंपनी से रिकवर कर सकता हूँ क्या? बोले कर सकते हो। क्या रजिस्टर कर रहे हो? नहीं, पहले हम कंपनी को पूछेंगे, शोकोज नोटिस देंगे 14 डेज का कि साहब आपने चार्ज क्यों रजिस्टर नहीं किए है या ये क्यों आए हैं। अगर कंपनी का रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री होता है तो ठीक है, कंपनी की बात मान लेगा, लेकिन अगर रिप्लाई नहीं आया या सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आया तो हम रजिस्टर कर। डन। तो ये हो गया पूरा सेक्शन नंबर 78। दोनों मक्खन की तरह हो गए आपके, दोनों सेक्शन आपको अच्छे से आ गए? हाँ जी, क्या दोनों सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए? चलिए सर, अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 79। सेक्शन नंबर
79। सेक्शन नंबर 79 आपको क्या कहता है भाई? आपने रजिस्टर कराया या चार्ज होल्डर ने रजिस्टर कराया, किसी ने भी कराया, रजिस्टर हो गया चार्ज, चार्ज रजिस्टर हो गया। लेकिन मान लो कि जो चार्ज रजिस्टर हुआ है, जो लोन था, अगर उसकी कंडीशंस में चेंज हो जाता है, अगर उसकी कंडीशंस में चेंज हो जाता है, तो क्या आपको आरओसी को चार्ज में चेंज कराना पड़ेगा? क्या आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा? यस। तो सेक्शन नंबर 79, सेक्शन नंबर 79 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 79 कहता है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। अगर चार्ज में कुछ चेंज हो जाए, सेक्शन नंबर 79 कहता है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, साहब चार्ज में कोई चेंज हो जाए तो कहते हैं इफ मॉडिफिकेशन, इट मीन्स चेंज इन एनी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज की टर्म एंड कंडीशन थी उनमें कोई चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रेट चेंज। भैया आपका लोन था वो 10% की रेट पे था, रेट बढ़ा के 12% कर दी, तो फिर चार्ज को चेंज कर रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये केवल कब होगा? अदर देन चेंज इन बैंक इंटरेस्ट रेट। ध्यान से समझ लेना इस बात को बेटा। मान लो मेरी कंपनी ने लोन लिया है कनिका से, मेरी कंपनी ने लोन लिया है कनिका से, और इंटरेस्ट रेट चेंज हो गई, कनिका ने इंटरेस्ट रेट चेंज कर दी, तो साहब मुझे आरओसी को मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी कंपनी ने बैंक से लोन लिया है और बैंक में इंटरेस्ट रेट चेंज हो गई, तो फिर मुझे चेंज कराने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि बेटा बैंक की इंटरेस्ट रेट जो होती है वो यूनिवर्सल होती है, वो सबको पता होता है कि इस बैंक की इंटरेस्ट रेट क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर मेरा किसी नॉर्मल पर्सन से पर्सनली एग्रीमेंट है, इंटरेस्ट रेट चेंज होती है, तो भैया आपको मॉडिफाई कराना पड़ेगा। दूसरा, चेंज इन पेमेंट शेड्यूल। पहले इंस्टॉलमेंट मंथली देते थे, अब क्वार्टरली देनी है। पहले इंस्टॉलमेंट मंथली पे करते थे, अब क्वार्टरली पे करनी है। ये भी चेंज है साहब, बताना पड़ेगा। चेंज इन टेन्योर ऑफ लोन, लोन का टेन्योर चेंज हो गया। पहले 20 साल में लोन रिपे करना था, अब 15 साल में लोन रिपे करना है। ठीक है साहब। पार्शियल रीपेमेंट, लोन का टुकड़ों में रीपेमेंट करना है। तो भाई किसी भी तरह से अगर आपकी ये कंडीशन चेंज हो जाती है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तो बोले रजिस्टर मॉडिफिकेशन इन चार्ज इन सेम मैनर of
क्रिएशन ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 77। तो बोले मॉडिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मॉडिफिकेशन के लिए आपको वही काम करना पड़ेगा जो काम आपने चार्ज को रजिस्टर करवाते वक्त किया था, दैट इज सबमिट फॉर्म CHG1 या 9 is the case में। ये लो सर, तो ये कहलाता है मॉडिफिकेशन। तो सिंपल सी बात है, सेक्शन 79 कहता है अगर आपने किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज किया है तो भैया दोबारा से रजिस्टर करा लो, जो मॉडिफिकेशन है वो दोबारा बता दो। ये मान लो आप दोबारा से चार्ज को क्या करा रहे हो, रजिस्टर करा रहे हो, वही फॉर्म भरने जो आपने रजिस्टर कराते वक्त भरे। ठीक है साहब? सेम मैनर, in same manner of creation of charge, कि जो तरीका आपने चार्ज को क्रिएशन करने का लगाया था अंडर सेक्शन 77 में, क्या तरीका लगाया था? या तो CHG1 फाइल किया था या CHG9 फाइल किया था, तो वो दोबारा से फाइल कर दो नई कंडीशन के साथ। ठीक है साहब? क्लियर? अब ये सारे काम तो कर रहे थे हम, ये सारे काम तो बेटा कर रहे थे हमने कर दिए सारे काम। अब मान लो आरओसी भी तो कुछ करेगा, तो ये कहता है आरओसी सेल इश्यू। ये सारा काम करने के बाद में आरओसी, ये किसी सेक्शन में नहीं है, वो कहता है आरओसी इश्यू करेगा। क्या इश्यू करेगा आपको? क्रिएशन ऑफ चार्ज। अगर आपने आरओसी को अप्लाई किया है फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ज, आरओसी को अप्लाई किया है क्रिएशन ऑफ चार्ज, तो आरओसी उसको रजिस्टर करेगा। कौन से फॉर्म में? आपको क्या इश्यू करेगा? फॉर्म नंबर CHG2। अगर आपने क्रिएशन ऑफ चार्ज के लिए अप्लाई किया है तो आरओसी आपको चार्ज क्रिएट होने के बाद इश्यू करेगा फॉर्म CHG2। अगर आपने मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, आपने किया है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, तो वो आपको देगा फॉर्म CHG3। ये लो सर, ये अलग से लिख लो स्टार लगा के, इस सेक्शन के बाद अलग से लिख लो स्टार लगा के, कि आरओसी क्या देता है। अगर आपने क्रिएशन कराया है तो आपको देगा फॉर्म नंबर CHG2 में कि अपने चार्ज क्रिएट को रजिस्टर कर लिया है। अगर मॉडिफिकेशन कराया है तो फॉर्म नंबर CHG3 इश्यू करेगा कि हाँ हमने आपने जो मॉडिफाई करवाया था उसको मॉडिफाई अपने यहाँ पे कर लिया है। डन? चलिए सर, अब एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी सेक्शंस अभी तो 3 ही हुई है 11 में से। भाई सर आपने अभी अभी एक बात कही कि अगर कंपनी चार्ज को रजिस्टर नहीं कराती है या फिर वो भी नहीं गया साहब, कंपनी ने कराया नहीं, वो गया नहीं गया, तो कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है? अगर कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तो कंपनी जाएगी नहीं,
कंपनी कहेगी ठीक है, मैं नहीं गया तो क्या है, चार्ज होल्डर को जाके करा लेना चाहिए था। तो फिर ये कहता है सेक्शन नंबर 86, सेक्शन 86 क्या कहता है, कॉन्सिक्वेंसेस, consequences of consequences of non registration of charge, consequences of non registration of charge। अगर चार्ज को रजिस्टर नहीं कराते हैं तो क्या होगा, तो ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ चार्ज बिकम्स वॉइड। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वो कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड है, गिरवी रखने का कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड है जब आप उस चार्ज को रजिस्टर कराओगे। अगर आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा तो चार्ज होल्डर बिकम्स अनसिक्योर्ड। जो सिक्योर्ड चार्ज होल्डर था वो अनसिक्योर्ड हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या केवल सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में चेंज होगा या लोन का कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा? क्या लोन भी वॉइड हो जाएगा क्या? अगर आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया तो क्या लोन भी वॉइड हो जाएगा? लोन तो वही रहेगा, लोन तो सही रहेगा। लोन का कॉन्ट्रैक्ट तो लोन का कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन विल स्टिल वैलिड। अरे भाई मैंने आपको लोन दिया तो एक कॉन्ट्रैक्ट तो बनाया लोन का, फिर मैंने आपको असेट भी गिरवी रखी। अब जो असेट गिरवी रखी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो वो गिरवी रखने वाली चीज कैंसिल हो गई, सिक्योर्ड है वो अनसिक्योर्ड में कन्वर्ट हो गया। ये थोड़ी ना है जिस बेचारे ने लोन दिया आप ये कह दोगे अब उसको लोन का पैसा ही वापस नहीं मिलेगा। तो लोन का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। केवल सिक्योरिटी की बात जो कर रहे हैं, जो चार्ज की बात कर रहे हैं, वो चार्ज का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अब बात है साहब, इंपॉर्टेंट चीज है पेनल्टी, इंपॉर्टेंट चीज है पेनल्टी। कंपनी को डर इसी से लगता है, कंपनी को डर इसी से लगता है। पेनल्टी लगेगी कंपनी में 5 लाख रुपए की, पेनल्टी लगेगी कंपनी में 5 लाख रुपए की। ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जिस ऑफिसर ने गलती की है उस पे लगेगी 50,000 रुपए की, कंपनी पे लगेगी 5 लाख रुपए की, ऑफिसर पे लगेगी 50,000 रुपए की। डन। और भैया अगर फ्रॉड किया है, अगर फ्रॉड साबित हो जाता है, अगर ऐसा साबित हो जाता है कि आप फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे थे तो सेक्शन 447 अप्लाई हो जाएगी। कौन सा सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, 447। मतलब कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट डिसाइड करेगा और कोर्ट फिर पेनल्टी फाइन वगैरह डिसाइड करेगा। डन, क्लियर। तो आपको तो बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है, 5 लाख और 50,000। फ्रॉड में हर जगह ही 447 आ जाए, जानबूझ के किया हो, फ्रॉड किया हो। क्लियर है सेक्शन।
हाँ जी, ये तो था इसका इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, ये तो था इसका इंपॉर्टेंट पार्ट। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो छोटी छोटी सेक्शंस के थ्रू हमें बता रखी है, केवल हमें वो बातें एक एक लाइन में याद रखनी है। ठीक है, सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 18, once charge registered with ROC, it is deemed notice to public। तो ये कहते हैं एक बार आपने आरओसी पे चार्ज रजिस्टर करा लिया तो ये पब्लिक के लिए डीम्ड नोटिस है। आपको जाके कोई न्यूज़पेपर में निकालने की जरूरत नहीं है पब्लिक को बताने के लिए कि देखो हमने ये असेट गिरवी रख ली है, इस असेट पे हमने लोन लिया है। पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है, आपने आरओसी को बता दिया, ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि पब्लिक को पता चल गया है। ठीक है साहब। अब सर पब्लिक को पता कैसे चलेगा? पब्लिक को कोई सपना आएगा क्या कि आरओसी से, क्या पब्लिक को कोई सपना आएगा कि साहब आरओसी में फाइल आ गई? नहीं साहब। तो ये कहता है आरओसी सेक्शन 81, सेल मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ चार्ज। ROC shall maintain a register of charge for all companies, for all companies on MCA वेबसाइट। ये लो साहब। तो ये कहता है सेक्शन 81 आरओसी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा एमसीए की वेबसाइट पे हर कंपनी के बारे में। अब आपको किसी कंपनी के बारे में जाके देखना है कि साहब उसकी कौन कौन सी एसेट पे चार्ज है, उसकी कौन कौन सी एसेट पे चार्ज है, तो आप जाइए कंपनी में जाइए, सॉरी आरओसी एमसीए की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे कंपनी का नाम लिखिए, वहां पे एक नॉमिनल फीस होती है, वो फीस पे कीजिए और आपको उस कंपनी की सारी एसेट के चार्ज पता चल जाएंगे। डन। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। हाँ जी साहब। सेक्शन नंबर 82, 86 हो गया, 80 हो गया, 81 हो गया, 82, सेक्शन नंबर 82। अब ये सारी बातें आपको याद, जरूरी नहीं है आप इन सबकी सेक्शन याद रखें। सेक्शन केवल आपको एक चीजें समझाइए। देखो इसकी सेक्शन मैंने आपको सिक्वेंशली कराई भी नहीं है, आपको ये सारे प्रोविजन याद रहने चाहिए कि सेक्शन 80 कहता है, इसका मतलब आरओसी को एमसीए की वेबसाइट पे रजिस्टर मेंटेन करना होता है। ठीक है, एक बार आरओसी को रजिस्टर करा लिया पब्लिक के लिए रजिस्टर हो जाता है। आपको ये दोनों बातें पता होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है सेक्शन 80 और 81 याद रहे, लेकिन ये दोनों बातें याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब आता है सेक्शन नंबर 82। सेक्शन नंबर 82, सेक्शन नंबर 82 क्या कहता है? अब भाई साहब रजिस्टर तो हो गया, लेकिन टाइम पूरा हो गया और आपने लोन का रीपेमेंट भी कर दिया, सब कुछ हो गया साहब। जब लोन का पैसा ही वापस दे दिया तो क्या अभी भी चार्ज रहेगा या चार्ज सेटिस्फाई हो गया? चार्ज क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया।
तो ये कहता है वंस कंपनी repay the loan, once company repay the loan amount, once company repay the loan amount in full, पूरा amount in full, पूरा amount full, then charge gets satisfied. तो चार्ज क्या हो जाएगा भाई, चार्ज सेटिस्फाइड हो जाएगा. company will apply to ROC for registration of satisfaction of चार्ज. तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, आरओसी को अप्लाई करना पड़ेगा कि साहब हमारे चार्ज को क्या कर दीजिए, हमारे चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया है हमने, उसको रजिस्टर कर लीजिए कि ये चार्ज पूरा हो चुका है. ठीक है. विदिन 30 days in form number, within 30 days from satisfaction of charge in form number, in form CHG4, CHG4. तो 30 डेज में फॉर्म CHG4 भर दीजिए. with normal fees. इसी में एक बात और लिखिएगा, फॉर IFSC कंपनी इट इज 300 डेज. IFSC कंपनी के लिए ये कितना है, 300 डेज. जो 30 डेज है वो 300 डेज है अगर ये IFSC कंपनी. तो एक बात हो, इफ नॉट इन 30 डेज, अगर आपने 30 डेज में नहीं किया, देन विदिन 300 days of satisfaction of charge with additional fees. तो अगर 30 दिन में नहीं करते हो तो 300 दिन में कर सकते हो, लेकिन ये 300 दिन 30 दिन के बाद नहीं है, ये 300 दिन भी उसी दिन से है जिस दिन से सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज आपने किया था. मतलब इस 300 दिन में वो 30 डेज इंक्लूडेड है. तो 30 के बाद अगले 270, 30 के बाद अगले 270 में कर सकते हो एडिशनल फीस के साथ. IFSC कंपनी के लिए तो नॉर्मल फीस में ही चला जाएगा 300 दिन, लेकिन बाकी कंपनियों के लिए एडिशनल फीस के साथ.
ओके। सॉरी, एक चीज यहाँ पे लिख लें बेटा, ये बात जो आपको बताई गई है एडिशनल फीस वाली, ये है सेक्शन नंबर 87 में, ये बात बोली है सेक्शन नंबर 87 में, ठीक है। और along with form CHG 10, CHG 10 डन। तो ये कहता है वही सेक्शन 82 कहता है कि अगर आपने लोन को रिपे कर दिया है तो उसे सेटिस्फाई करवा लीजिए, रजिस्टर करा दीजिए CHG 4 में। लेकिन भैया अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सेक्शन 87 कहता है 300 डेज तक करवा सकते हो, CHG 10 भर देना, ठीक है, एडिशनल फीस दे देना। इफ नॉट, अगर आपने ऐसा भी नहीं किया, अगर आपने ऐसा भी नहीं किया तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप अप्लाई करोगे CG को फॉर द कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। भैया CG के पास जाओ और कहो साहब देखो हमारे पास ये प्रॉब्लम हो गई थी, ये रीजन हो गया था, इस रीजन की वजह से, इस रीजन की वजह से देखो साहब हम आपको अप्लाई नहीं कर पाए, सेटिस्फाई नहीं करा पाए, तो आप हमें छूट दे दीजिए, माफ कर दीजिए। अगर CG माफ कर देता है तो फिर तो भैया कोई भी कर देता है, अगर CG सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे तो फिर तो सब ठीक है। चलिए, तो बस इसमें बेटा तीन छोटी छोटी सेक्शन और है, तीन छोटी छोटी सेक्शंस और है, उनको हम कल डिस्कस करेंगे, उनको हम, या अभी देखो अभी 10 मिनट्स और लगेगी, या तो हम अभी कर सकते हैं या फिर कल डिस्कस करेंगे, आप बताइए क्या करना। छोटी छोटी है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। सर अभी कर दो, ओके चलिए, डन, थैंक यू। सेक्शन नंबर 83, ROC on its own motion can register the satisfaction of charge if received evidence for सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। तो ये कहता है साहब ROC, कंपनी ने चार्ज सेटिस्फाई कर दिया लेकिन ROC के पास गई नहीं। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा उसके बाकी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ना, वो उसको बताना नहीं चाहते ये मैंने सिक्योर्ड का पैसा दे दिया, तो फिर वो गया ही नहीं कंपनी के पास सेटिस्फाई कराने। तो अगर ROC को पता चल जाता है या ROC को कोई एविडेंस मिल जाता है तो ROC खुद से भी चार्ज के सेटिस्फेक्शन को क्या कर सकता है, रजिस्टर
कर सकता है। आरओसी विल इन्फॉर्म इन 30 days about register of satisfaction of चार्ज। अब साहब आरओसी ने अपने आप चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया, तो आरओसी क्या करेगा? आरओसी 30 डेज में इंफॉर्म कर देगा कि साहब आपका चार्ज सेटिस्फाई हो चुका है और हमने इसको रजिस्टर भी कर लिया है। चलिए सर एक छोटी सी सेक्शन की और बात करते हैं। सेक्शन नंबर 84, सेक्शन नंबर 84। एक बात बताइए भाई, आपने चार्ज, मैंने आपको लोन दिया और लोन का बदले में असेट गिरवी रख दी। अब उस असेट का ध्यान रखने के लिए मैंने एक पर्सन को अपॉइंट कर रखा है, तो उस पर्सन का अपॉइंटमेंट और रिन्यूअल, उस पर्सन का अपॉइंटमेंट एंड रिन्यूअल भी आरओसी को बताना पड़ेगा। किसमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा? फॉर्म नंबर CHG6 में। तो ये कहता है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ रिसीवर और मैनेजर for manage the asset on charge, inform to ROC in form number CHG6, फॉर्म नंबर CHG6 में बताओगे सर। ठीक है, सेक्शन नंबर 85, सेक्शन नंबर 85, कंपनी कैन मेंटेन ए रजिस्टर of charge on registered office। सर रजिस्टर ऑफ चार्ज तो सेक्शन नंबर 81 में भी आया था ना बेटा, वो रजिस्टर ऑफ चार्ज आरओसी मेंटेन करता था, वो रजिस्टर ऑफ चार्ज आरओसी को मेंटेन करना था एमसीए की वेबसाइट पे। ये रजिस्टर ऑफ चार्ज कंपनी को मेंटेन करना है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। इन फॉर्म CHG इन फॉर्म CHG7। इसमें एंट्री कौन करेगा? एंट्री बाय कंपनी सेक्रेटरी, या तो CS एंट्री करेगा या डायरेक्टर ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो या तो इसमें एंट्री करेगा कौन? कंपनी का सेक्रेटरी एंट्री करेगा, या फिर डायरेक्टर जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया हो। एक लास्ट पॉइंट, बस पॉइंट के साथ खत्म। मेंबर कैन visit the form, member can visit the register
फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई कंपनी का जो मेंबर है ना, वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाके रजिस्टर ऑफ चार्ज को देख सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके लिए कंपनी कोई भी चार्ज नहीं लगाएगी। ये लो साहब, ये आपका पूरा टॉपिक था चार्ज से रिलेटेड। चार्ज क्रिएट कैसे किया जाता है, कंपनी नहीं कराए तो चार्ज होल्डर कैसे कराएगा, आरओसी क्या करेगा, आरओसी खुद कर सकता है क्या, फिर हमने कहा कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आरओसी डेटा कहाँ मेंटेन करेगा, पब्लिक को बताना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सेटिस्फाई हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रार सेटिस्फाई कर सकता है क्या, सारी चीजें आपने इसके बारे में देखनी। दैट इज कंप्लीट टॉपिक ऑफ चार्ज। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत चार्ज के टॉपिक में? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।